नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? आगामी महीनों में कई सारी परीक्षाएं लगी हुई हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो करंट अफेयर डिस्कशन है वो हम लोग एमसीक्यूज के माध्यम से करते हैं और उसकी व्याख्या में, उससे संबंधित डिस्कशन में हम लोग तमाम उसकी व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष भर चलने वाले इस वैश्विक अभियान की जो थीम है वो पीस बिगिंस विद मी है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना की शुरुआत 1948 में की गई थी और भारत ऐसा पहला देश है जिसने लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के मिशन के अंतर्गत एक पूर्ण महिला टुकड़ी को तैनात किया था। ये 3 कथन दिए गए हैं और हमको इनमें से बताना है कि कितने कथन सही हैं। केवल 1, केवल 2 या सभी 3 या कोई नहीं। तो अगर इस प्रश्न की बात करी जाए तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, सभी कथन सही है। ठीक है, देखिए चूंकि इस फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को बनाया जा रहा है या व्याख्या किया जा रहा है कि आपका वनडे एग्जाम का पीसीएस का भी एग्जाम आप इससे कवर कर सके, वनडे का भी कवर कर सके। तमाम फैक्ट्स हैं, देखिए ये सब फैक्ट्स वनडे के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये फैक्ट्स वनडे के लिए महत्वपूर्ण है, पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण है और यूपीएससी की परीक्षा के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग इसी प्रकार से है। चलिए अब हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। जो यूएन पीस कीपिंग है इसकी शुरुआत की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ठीक है, और ये साल भर कार्यक्रम चलेगा और इस कार्यक्रम की जो थीम है पीस बिगिंस विद मी है। ठीक, 1948 में इसकी स्थापना करी गई थी और यूएनएससी के द्वारा जो मध्य पूर्व में संयुक्त राष्ट्र के सैन्य पर्यवेक्षकों की तैनाती को अधिकृत करने के बाद इसकी स्थापना की गई थी और वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के 12 अभियान क्या है, संचालन में है। तो ध्यान रखना है कितने अभियान इस समय संचालन में है, तो 12 अभियान संचालन में है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के अभियानों का जो संचालन करता है उसका दायित्व यूएनएससी के पास है और यूएनएससी ही यह निर्धारित करता है कि संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना की तैनाती कब और कहां की जानी है। इसकी की पूरी जिम्मेदारी यूएनएससी के पास होता है, यूएनएससी के पास होता है। अभी हम लोगों ने जब अस्थायी सदस्यों के इलेक्शंस के बारे में पढ़े थे संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय में, तो उसमें हम लोगों ने यूएनएससी के बारे में देखा था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। चलिए अब संघर्षरत देशों में यह ऐसी अपनी अभियान स्थापित करता है। तो अब यहां पे ये क्या सुविधा मुहैया कराता है, देखिए यह स्थायी शांति की स्थापना करने में मदद देता है जो संघर्षरत देश हैं। ठीक, राजनीतिक प्रक्रिया का समर्थन करता है, वहां पे राजनीतिक लोग जो प्रक्रिया है उसको बढ़ावा देता है, उसका समर्थन करता है। नागरिकों की रक्षा करने का भी दायित्व है और साथ ही साथ यह निःशस्त्रीकरण और सेना की तैनाती को कम करने में भी सहायता करता है और युद्ध विराम की गारंटी देता है, युद्ध विराम की गारंटी देता है। अगर बात करी जाए इसके संचालन की तो इसके संचालन के 3 बुनियादी सिद्धांत हैं, 3 मुख्य सिद्धांत हैं। अगर हम उन सिद्धांतों की बात करें तो इसमें सभी पक्षों की सहमति को ध्यान रखा जाता है। निष्पक्षता और आत्मरक्षा इस संगठन का या ये जो संगठन है इसका मूल मंत्र है और जो देश है, जो अधिदेश है उसकी रक्षा जैसी स्थितियों को छोड़कर बल प्रयोग की मनाही करता है। कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि उस देश में, उस क्षेत्र में इनको जो है बल का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी ये बल का प्रयोग करते हैं, अन्यथा ये बल प्रयोग की मनाही करता है। ये बल प्रयोग को जो है कि एक्टिव नहीं करते हैं। ठीक, अगर बात किया जाए तो वर्ष 1988 में 1988 में जो संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक सैनिक हैं उनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह हमें ध्यान रखना है 1988 में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब भारत और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के क्या रिलेशंस रहे हैं इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, भारत ने विगत वर्षों में लगभग 49 संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में अपने 2 लाख से अधिक सैनिकों को तैनात किया है, 2 लाख से अधिक सैनिकों को तैनात किया है। पहला ऐसा देश है भारत जिसने लाइबेरिया में जब संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन गया था तो वहां पे एक पूर्ण महिला
सैनिक टुकड़ी को तैनात किया था। भारत ऐसा करने वाला पहला देश है। ठीक है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से एक यूनाइटेड अफेयर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और यह एक क्या है, यह एक स्थितिजन्य जागरूकता सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो शांति स्थापक सैनिकों के लिए रियल टाइम में खतरे का आकलन करने हेतु आधुनिक मशीनरी का प्रयोग करता है। तो यूनाइटेड अफेयर प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? भारत और संयुक्त राष्ट्र ने मिलकर इसे डेवलप किया है। अच्छा, सबसे खास बात यह है कि जो भारत का एक मानवीय चेहरा है वैश्विक स्तर पे या अपने आंतरिक स्तर पे भी, जो हमारे लोकतंत्र का एक मानवीय चेहरा है, तो कोविड के दौरान इसने संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक कर्मियों के लिए कोविड-19 टीके भी उपलब्ध कराए थे भारत ने। ये हमको ध्यान में रखना है। चलिए, ये भारत और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के बारे में हो गया। अब अगला जो प्रश्न है वह है एआई का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। चैट जीपीटी, गूगल बार्ड जैसे आ रहे हैं, एप्लीकेशन आ रहे हैं, तो इसी से संबंधित है। थोड़ा भारतीय प्रशासन में या भारतीय व्यवस्था में भी एआई के प्रयोग को बढ़ावा देने के संदर्भ में कैग का एक रिपोर्ट आया है। उस रिपोर्ट के संदर्भ में यह प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र में एआई के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह सेवाओं के तेज, अधिक कुशल और अधिक प्रभावी वितरण को सक्षम बनाता है। यह पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। यह बेहतर नागरिक सहभागिता और सूचित नीतिगत निर्णय को सक्षम बनाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई भी नहीं? तो इस प्रश्न की अगर बात करी जाए तो ऑप्शन सी सही है, सभी तीन कथन सही हैं। अब हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैग का एक रिपोर्ट आया है कि जो संस्थान है, जो ऑडिटिंग संस्थान है, ठीक है, जिनकी ऑडिट करी जाती है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो प्रणाली है, इस आधार पे अपना ऑडिट करने के लिए अब खुद को क्या करें, इवॉल्व करें, खुद को तैयार रखें। ठीक, और इसी संदर्भ में जो रिपोर्ट आई कैग की, उसने कहा कि सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तीनों चीज की बात करी है, सुशासन की, पारदर्शिता की और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एआई के ऑडिट में प्रमुख ऑडिट संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। एआई का उपयोग ऑडिट में दोहराए जाने वाले जो कार्य हैं उनको समाप्त कर देगा। बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण और जोखिमपूर्ण जो मूल्यांकन होता है उसको सक्षम बना देगा। धोखाधड़ी का पता लगाने तथा निरंतर ऑडिटिंग के लिए किया जा सकता है, रियल टाइम ऑडिटिंग के लिए भी किया जा सकता है इसका प्रयोग। ठीक, आगे अगर हम देखें तो जो ये रिपोर्ट है कैग की, उसने सार्वजनिक क्षेत्र में एआई के उपयोग के मामले को भी प्रस्तुत किया है, उससे संबंधित बात भी कही है। इसने क्या कही, जो हम लोगों ने प्रश्न में तीनों बात देखा था, तीनों कथन देखा था, वही यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे। यही बात कही गई है कि यह सेवा को तेज कर देता है, अधिक कुशल बनाता है और अधिक प्रभावी वितरण सुनिश्चित करता है। यह पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है, बेहतर नागरिक सहभागिता और नीतिगत निर्णय, सूचित नीतिगत निर्णय को क्या करता है, सक्षम बनाता है। यह एआई का यह अनुप्रयोग है। अगर हम आगे देखें तो इसी रिपोर्ट में जो एआई है, एक रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जो कि गवर्नमेंट के लेवल पे किया जाएगा, उसमें कहा कि 4 आधार स्तंभ है किसी भी चीज को उसको करने के लिए। पहला कि संगठनात्मक लोकतंत्रीकरण होना चाहिए, इस आधार पे स्थापित होना चाहिए। जो इसके सिस्टम्स होने चाहिए उन तक क्या उसके बारे में संपूर्ण रूप से जो तकनीकी जानकारी है या जिस भी प्रकार की एआई को विकसित करने के लिए, एआई को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए जरूरी है, वो बिल्कुल ही मतलब आधुनिक होने चाहिए। ऐसे सिस्टम्स और प्लेटफॉर्म भरोसेमंद होने चाहिए और इस प्रकार से उसका डिजाइन होना चाहिए कि ये क्या हो, अनुप्रयोग सुलभ हो। ठीक, और जो एआई मिशन है, जिम्मेदार एआई मिशन की स्पष्ट अभिव्यक्ति, और ये क्या करेगा, ये संगठनात्मक मूल्यों और नैतिक सुरक्षा को भी ध्यान में रख के यह इस पे काम किया जाएगा। ठीक, आगे अगर हम देखें तो इस रिपोर्ट में कुछ जो एआई के लिए कुछ वैश्विक मानक है जो प्रस्तुत किए गए थे एआई के प्रयोग के लिए, उसके उपयोग के आधार पे ऑडिटिंग को बढ़ावा देने की बात करी जा रही है।
तो यूनेस्को वैश्विक समझौता, यह समझौता क्या करता है, एआई प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में सरकारों और जो कंपनियां हैं उनका मार्गदर्शन करता है और इस समझौते के सामान्य रूप से सहमत सिद्धांतों के साथ पुष्टि करी गई है कि हम भी इसी आधार पे आगे बढ़ेंगे। ठीक, दूसरा है IEC SC42, यह एआई मानकों को विकसित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक समिति है। ठीक है, तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि ये क्या है, अभी टर्म से भी बहुत अधिक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये भी टर्म क्या है, IEC SC42, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानक समिति है जो कि एआई मानकों को विकसित करती है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा, एआई से संबंधित एक अन्य विकास हुआ है हैप का। ये हैप क्या है, हैप है जापान में जब G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो उसी दौरान जो G7 के वैश्विक नेता थे उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विनियमित करने के लिए हैप की शुरुआत करी थी। हैप का मतलब हिरोशिमा एआई प्रोसेस, हैप का मतलब क्या है, हिरोशिमा एआई प्रोसेस। ठीक है, अब इसकी स्थापना OECD और एआई पर वैश्विक साझेदारी के सहयोग से G7 कार्य समूह के माध्यम से करी जाएगी और हैप की मदद से जो G7 देश हैं उनके अपने साझा मानदंडों, सिद्धांतों और मार्गदर्शक मूल्यों के आधार पर एक अलग विनियमन की ओर बढ़ सकते हैं। मतलब उनका एक अलग ही सिस्टम हो सकता है एआई के अनुप्रयोग का, और वो अपने सिस्टम के आधार पे एआई का परिचालन कर सकते हैं अपने सिद्धांतों के आधार पे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हमारे सामने कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हाल ही में अमेरिकी सीनेट की एक समिति ने चीन के विकासशील देश के दर्जे को समाप्त करने के लिए कानून को मंजूरी दी है। WTO या विश्व व्यापार संगठन द्वारा विकसित और विकासशील देशों को परिभाषित नहीं किया गया है। विश्व व्यापार संगठन के किसी समझौते को पूरी तरह से लागू करने के लिए विकासशील देशों को कुछ अतिरिक्त समय दिया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? तो अगर इस प्रश्न की बात करी जाए तो उपर्युक्त में से सभी तीनों कथन सही है, ऑप्शन सी हमारा सही है। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने प्रश्न में भी देखा कि अमेरिकी सीनेट की एक समिति ने वहाँ के एक ऐसे कानून को मंजूरी दी है कि अमेरिका अब अपने किसी भी वैश्विक संधि के लिए चीन को विकासशील देश के रूप में संबोधित नहीं करेगा। ठीक, अच्छा, यह एक ऐसी अमेरिकी नीति का मार्ग प्रशस्त करेगा, यह जो कानून है, कि जिसके तहत कोई भी वैश्विक संधि होगी भविष्य में या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में, चीन के साथ एक विकासशील देश के रूप में जो है व्यवहार न करके विकसित देश के रूप में व्यवहार किया जाएगा। इस कानून के तहत ये दावा किया गया है कि जो उसकी चीन की विस्तृत अर्थव्यवस्था है, सैन्य शक्ति है और दुनिया भर में उसके द्वारा किया जा रहा व्यापक निवेश है, ये किसी विकासशील देश की हैसियत से अधिक है। इस आधार पे अब उसे विकसित देश माना जाए। ठीक, जो विश्व व्यापार संगठन है, ध्यान रखना है कि विश्व व्यापार संगठन विकसित और विकासशील देशों को परिभाषित नहीं करता है और इसी कारण सदस्य देश ऐसा घोषणा करने के लिए वो स्वतंत्र हैं कि वो विकसित हैं अथवा विकासशील हैं। तो इसी जो क्लॉज का लाभ उठाकर चीन अभी तक अपने आप को विकासशील देश घोषित करता आ रहा है। क्यों? क्योंकि विकासशील देशों के कुछ लाभ है, वो लाभ हम लोग आगे देखेंगे स्लाइड में। ठीक, अच्छा, यह भी ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी विकासशील या विकसित देशों की कोई औपचारिक परिभाषा निर्धारित नहीं करता है। हालांकि कई मामलों में यह निगरानी संबंधी कार्यों के लिए विकसित या विकासशील शब्द का प्रयोग करता रहा है, लेकिन कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है। ठीक, अभी जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि इसके कुछ लाभ हैं, तो जैसे कुछ मामलों में तरजीही व्यवहार किया जाता है, मतलब उनके साथ थोड़ा सुलभता से व्यवहार किया जाता है, नरमी के साथ व्यवहार किया जाता है। किन मामलों में?
जैसे वैश्विक बाजार हो गया, ऋण तक सुलभ पहुंच हो गया, सरकारी समर्थन में कमी होने और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से तकनीकी सहायता प्राप्त करने के मामलों में किया जाता है। दूसरा यह है कि कुछ अतिरिक्त समय मुहैया कराया जा सकता है, कुछ अतिरिक्त समय मुहैया कराया जा सकता है, जैसे किसी भी संगठन, विश्व व्यापार संगठन के किसी भी समझौते को अपने यहाँ पूरी तरीके से लागू करने के लिए अतिरिक्त समय मुहैया कराया जा सकता है। एक तरफा वरीयता योजनाओं का लाभ भी मिलता है। इसके अंतर्गत कुछ विकासशील देश, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जीएसपी जो सिस्टम है, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस जो योजना है, स्कीम है, इसके तहत वह विकासशील देशों को कुछ योजनाओं के आधार पर वह लाभ प्रदान करता है। तो इस के तरफ भी देख सकते हैं, ये भी हम देख सकते हैं एक पॉइंट की एक तरफा वरीयता योजनाओं का लाभ मिलता है विकासशील देशों को। विकासशील देशों के साथ जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदारियों जैसे मुद्दों में क्या किया जाता है, अनुकूल व्यवहार किया जाता है। थोड़ा उन्हें उनके साथ नरमी बरती जाती है कि वो अभी अपने विकास का वो स्तर नहीं प्राप्त कर सके हैं कि जब वो जलवायु परिवर्तन पे विशेष तौर पे ध्यान दे वनस्पत की आप समझिए विकसित देश के तुलना में, ठीक है, विकसित देश के सापेक्ष। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, चिकनगुनिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में चिकनगुनिया के लिए एक सुरक्षित एकल खुराक वाला टीका विकसित किया गया है। एकल खुराक वाला टीका विकसित किया गया है। यह मतलब चिकनगुनिया अफ्रीका, एशिया और अमेरिका महाद्वीपों के कुछ क्षेत्रों के लिए स्थानिक है, इंडेमिक है, ठीक है। चिकनगुनिया वायरस के खिलाफ वर्तमान में कोई भी स्वीकृत टीका नहीं है और न ही इसका कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध है। अब उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं हमें ये देखना है। तो केवल एक कथन, केवल दो कथन, सभी तीन कथन या कोई भी नहीं, या कोई भी नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही है, कोई भी नहीं। चलिए अब जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि एक एकल खुराक वाला टीका विकसित किया गया है और उसने एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया भी उत्पन्न करी है। ऐसे मरीजों पे जब टेस्ट किया गया तो इसने मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया भी व्यक्त करी है, सफल रहा है अपने प्रयोग में। तो इस जो टीके का नाम है VLA 1553 नामक वैक्सीन को एक फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी है वॉलनेवा, उसने विकसित किया है। जो चिकनगुनिया है वह एक मच्छर जनित बीमारी है, मच्छरों के कारण होता है, ठीक है, और उससे चिकनगुनिया वायरस फैलता है। इसके कारण यह होता है, जैसा कि हम लोगों ने बात देखा भी कि अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया और अमेरिका महाद्वीपों के कुछ क्षेत्रों के लिए यह इंडेमिक है, ठीक। और ये जो चिकनगुनिया वायरस है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ये एडीज इजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस मच्छरों के काटने से फैलता है। इन मच्छरों के कारण हमें ध्यान रखना है कि डेंगू और जीका वायरस भी प्रसारित हो सकते हैं। और ये जो मच्छर होते हैं ये मुख्य रूप से दिन के समय काटते हैं, मुख्य रूप से आमतौर पे ये दिन के समय काटते हैं, लेकिन अब मच्छर रात में भी काट सकते हैं, ठीक। चिकनगुनिया वायरस के खिलाफ वर्तमान में कोई भी अन्य स्वीकृत टीका नहीं है, न ही इसका कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध है। देखिए यहाँ पे तो हम लोग कह रहे हैं कि कोई स्वीकृत टीका नहीं है और ऊपर हम लोग टीके की बात कर रहे हैं, तो अभी तक कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत टीका नहीं है। इस टीके को विकसित किया गया है, इसका जो क्लिनिकल ट्रायल किया गया वो काफ़ी सकारात्मक रहा है और उसमें इसने एक प्रतिरक्षा, एक अच्छी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रदर्शित करी है। तो इस आधार पे अगर होता है तो इसे WHO ठीक है, एक मानक टीके के रूप में अपनी मान्यता प्रदान कर सकता है। अभी तक कोई भी नहीं है, यह ध्यान रखना है, जब तक कि इसे मानक टीके के रूप में मान्यता प्रदान न कर दी जाए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का ये महत्वपूर्ण श्रृंखला यहीं पे समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे आपके सामने कुछ नए प्रश्नों के साथ और उनकी अच्छी व्याख्याओं के साथ। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।